जाते रुद्रशिवा तनूरघोरा अपापकाशिनी तया नस्तन्वा शन्तमया गिरीशन्ताभिचाकशीः इदम् एक रुद्राय नमः। मैं आज आपको कुछ विषय से हट करके बताना चाह रहा हूँ जो लोगों में आम धारणा बन चुकी है शनि के बारे में कि शनि एक बड़ा ही दुष्ट ग्रह है, बहुत उपद्रव करता है, बहुत कष्ट देता है, अशुभ परिणाम देता है। तो मैं इस बारे में कुछ चीज़ बताना चाहता हूँ। एक मतलब कि परंपरागत कहावत है कि डायन जो होती है हर घर को तो बिगाड़ती है, हर घर में जा कर के तहस नहस मचाती है, लेकिन फिर भी वो एक घर छोड़ देती है। कौन सा घर? तो अपना घर। अपना घर वो नहीं बिगाड़ती। शनि के बारे में कहते हैं कि शनि हमेशा उपद्रवी होता है। तो इससे पहले मैं एक बात बता दूं कि जो राशियां होती हैं, राशियां मेष वृष मिथुन इत्यादि, तो ये 3 तरह की होती हैं। चर मतलब हमेशा उसमें बदलाव होता रहता है, आगे पीछे होती रहती हैं। स्थिर जिसमें कोई बदलाव नहीं होता, बिल्कुल स्थिर रहती हैं। और द्विस्वभाव। द्विस्वभाव मतलब वो चर भी हैं और स्थिर भी हैं, वो उनका भाव बदलता रहता है। तो ये कैसे होता है? शुरू से गिनते चलते हैं। मेष वृष मिथुन, चर स्थिर द्विस्वभाव। फिर वैसे ही कर्क सिंह कन्या, चर स्थिर द्विस्वभाव। तो इस तरह से ये चर स्थिर द्विस्वभाव की राशियां होती हैं। और ग्रह कैसे होते हैं? 2 होते हैं, सिर्फ एक बुध को छोड़ करके। बुध भी आता है, लेकिन मैं बता रहा हूं कि जैसे एक होता है पुरुष, एक होता है स्त्री, एक होता है पुरुष, एक होता है स्त्री, इस तरह से। तो सूर्य पुरुष, चंद्रमा स्त्री, मंगल पुरुष, बुध स्त्री, गुरु पुरुष, शुक्र स्त्री, शनि पुरुष। तो इस तरह से ये ग्रह होते हैं। अभी ये ग्रह जो हैं, जो पुरुष ग्रह हैं, पुरुष ग्रह चर राशि में सदा शुभ फलदायी होते हैं। पहले सुनते चलिएगा, फिर बाद में इस पर जो है ना कोई किसी को कमेंट करना हो तो कहीं करना। हमेशा शुभ फलदायी होते हैं। शनि के बारे में एक कहावत अलग हो जाती है, इस तरह से मैं बताता हूँ। शनि पुरुष ग्रह है, लेकिन शनि पुरुष ग्रह होकर के भी जब चर राशि में पड़ता है, अर्थात मेष में पड़ जाता है, तो नीच का हो जाता है। शनि नीच का हो जाता है। तो कहते हैं कि ये तो शनि तो नीच का हो गया। लेकिन एक बात आप ध्यान रखें, शनि जब नीच का हुआ मेष में, शनि जब नीच का हुआ मेष में, तो ये कैसे उत्तम फल देने वाला होगा? कैसे उत्तम फल देने वाला होगा, अभी आप देख लीजिए, मैं आपको बता रहा हूं। शनि मेष राशि में पड़ेगा। मान लीजिए मेष लग्न है, लग्न मेष है, शनि मेष लग्न में गया, तो उसकी सीधी दृष्टि कहाँ पड़ेगी? घर पर, पत्नी पर, व्यवसाय पर। उस घर में कौन सी राशि होगी? तुला होगी। तुला कौन सी राशि होगी? उसकी उच्च की होगी, पहली चीज। अभी उसकी अगली दृष्टि कहाँ पर, मतलब उसकी अगली जो एक दो दृष्टि उसकी पराक्रम भाव पर, मिथुन को पड़ जाएगी। तो मिथुन को तो खैर चलिए ठीक है, पराक्रम भाव में भी देख लीजिएगा। पराक्रम भाव पर भी दुष्ट ग्रह की दृष्टि जुति सदा शुभकारी होती है, पराक्रम बढ़ाती है।
सदा शुभकारी होती है। कुछ एक फल कहने वाले कह देते हैं कि भाई आदि को वो दुख पहुंचाता है। पराक्रम भाव को भाई वगैरह का घर मानते हैं तो उसको दुख पहुंचाता है, लेकिन ये अपवाद है। मतलब अपवाद मतलब ये कहीं ज़्यादा इसका कोई असर नहीं पड़ता है, क्योंकि पराक्रम को बढ़ाता है, ये इसमें इसकी महत्ता आती है। फिर एक अगली इसकी दृष्टि कहाँ पड़ती है? शनि की अगली दृष्टि कहाँ पड़ती है? लाभ भाव पर। लाभ भाव कौन सा राशि होती है? कौन सी राशि होगी? कुंभ की होगी। कुंभ उसका अपना घर है। ये एक उदाहरण बताया। अभी अभी चलिए मैं इसको अब एक जगह और लेके चलता हूँ। एक जगह और लेके चलता हूँ मैं। मान लीजिए सिंह राशि शत्रु राशि हुई उसकी। सिंह राशि उसकी शत्रु राशि हुई क्योंकि सूर्य का घर है। चलिए लग्न में सिंह को ले लीजिए। अब अगर सिंह लग्न में अगर गया तो फिर सातवीं दृष्टि इसकी कहाँ पड़ेगी? कुंभ पर, परिवार भाव पर। परिवार भाव पर कुंभ उसका अपना घर है। कुंभ उसका अपना घर है। पराक्रम भाव पर पड़ेगी। तो पराक्रम भाव पर पड़ेगी तो जैसा कि मैं पहले बताया कि पराक्रम बढ़ाता है, उसी में उसका उच्च का पड़ जाएगा, तुला राशि पड़ जाएगी। तो तुला राशि में पड़ते ही वो उच्च का हो जाएगा। और इधर अगर विशेष दृष्टि इसकी 10वें भाव पर पड़ेगी तो लाभ भाव पर पड़ेगी। तो लाभ भाव में भले सा घर हो चाहे न हो, लाभ भाव पर तो लाभ है पापाह प्रशस्ताह। लाभ भाव में पाप रहे या पाप की दृष्टि पड़े तो प्रशस्त कहे जाते हैं। तो ये आपने देख लिया। अब इसका मतलब कि इसका बुरा प्रभाव कैसे गिनते हैं? इसका बुरा प्रभाव कैसे गिनते हैं? अभी मान लीजिए यह पड़ गया, स्वयं ही 7वें भाव में पड़ गया, स्वयं। और 7वें भाव में मान लीजिए मेष ही पड़ गया, मेष ही पड़ गया, तो इसकी पहली सीधी दृष्टि कहाँ जाएगी? सीधी दृष्टि जाएगी इसकी लग्न पर। लग्न में होगी मेष राशि। तो मैं बहुत पहले बता चुका हूँ कि स्थिति से जिस भाव में ग्रह स्थित होता है उस भाव को उस अपेक्षा कम फल देता है जितना वो दृष्टि पर देता है। दृष्टि का फल हमेशा तीव्र होता है। किसी भी ग्रह का दृष्टि का फल बहुत तीव्र होता है। तो इसीलिए मैं पहले बताया कि मेष लग्न होगी तो 7वें पर उसकी पड़ेगी तुला भाव में, तो उसकी दृष्टि तीव्र होगी, लेकिन तुला उसकी उच्च का है। लेकिन अगर तुला में ही बैठे और मेष में नीच का पड़े तो वो भाव बिगाड़ता है। अभी इधर देखिए पीछे, अगर 7वें में बैठता है तुला में तो उसकी शत्रु राशि पर दृष्टि पड़ जाएगी पुत्र भाव में, विद्या पुत्र भाव में। उसमें क्या होगा? सिंह होगा। सिंह भी उसका शत्रु, वो भी बिगाड़ा। और इधर भाग्य भाव को भी बिगाड़ेगा, गुरु का घर पड़ जाएगा, धनु। तो ये जब यहाँ पर इस तरह से आएगा, इस तरह से शनि, केवल शनि इस तरह से ही वो बिगाड़ सकता है, एक ही स्थान से बिगाड़ सकता है। अब इसको ये क्यों बिगाड़ता है भाई? क्यों ऐसे 7वें में बैठे क्यों बिगाड़ता है शनि? पौराणिक कहावत है इसकी, और मानता मैं बाद में बताऊंगा। बाद में तो जब हो गया है कि 7वें में शनि बैठ गया तो पूरा बिगाड़ दिया। बिगाड़ता क्यों है? शनि की 2 राशियां हैं, मकर और कुंभ, दोनों एक साथ हैं। आपको पता होना चाहिए, जैसा कि मैं पिछले वीडियो में आया और अपने लेखों में बता चुका हूं कि भगवान सूर्य की जो 2 पत्नियां थीं, संज्ञा और छाया, तो संज्ञा तो घर छोड़ के जा चुकी थी, छाया बची थी। छाया के कारण शनि से और सूर्य का विद्रोह हुआ, क्योंकि सूर्य के कारण ही यमराज ने पैर उठाया था छाया को मारने के लिए, शनि ने उठाया था। तो फिर ये दोनों यमराज को और सूर्य को श्राप दे दिए कोढ़ी होने का। तो इस तरह से
शनि जब है, शनि का घर मकर और कुंभ हुआ। जब सूर्य चलते 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 मकर में पहुंचते हैं तो शनि मकर को छोड़ देता है, कुंभ में चला जाता है। कुंभ में आगे निकल जाता है, कुंभ में निकल जाता है। शत्रुता बस। ये कहावत है, कथा है कि वो अपना घर छोड़ देते हैं और जब सूर्य कुंभ में जाते हैं तो शनि वापस मकर में आते हैं। ये एक अब इसी कारण से मकर और कुंभ दोनों पीड़ित हो जाते हैं और इसी कारण से मकर और कुंभ राशि का जब सूर्य आता है तो पृथ्वी पर तरह तरह की बीमारियां फैलती है। चारों तरफ शीतलहर, जाड़े का प्रकोप, धूप, अंधेरा, बर्फबारी बहुत होता है। तरह तरह की बीमारियां फैल जाती हैं, ठंड से लोग व्याकुल हो जाते हैं। जब सूर्य की रोशनी धरती पर नहीं आएगी तो बीमारी फैलेगी फैलेगी, कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो चूंकि शनि स्थिर नहीं रह पाता है, पौराणिक कथाओं के मुताबिक शनि स्थिर नहीं रह पाता है, इसीलिए इसका एक अपवाद बन चुका है। ये अपवाद में लिया जाता है कि शनि पुरुष राशि का होकर के भी अच्छा फल नहीं देता है। मानसागरी में तो लिखे हैं कि तुला कोदंड मीनस्थो लग्नस्थोपि शनैश्चरः, कि तुला, दंड, धनु, मीन राशि में लग्न में हो। तुला कोदंड मीनस्थो लग्नस्थोपि शनैश्चरः, कि तुला राशि में, मीन राशि में और धनु राशि में अगर शनिश्चर हो तो बड़ा उत्तम फल देता है। मानसागरी का वचन है, बड़ा उत्तम फल देता है। खैर ये जवनाचार्य रहे हैं, हो सकता है इनकी बहुत तरह से लोगों ने टीका टिप्पणी भी की है, बड़ा इनके ऊपर आलोचना भी हुई है कि ये इनका सब कुछ ये बहुत विपरीत फल देने वाले बताते हैं। जो भी हो, आचार्य रहे हैं प्राचीन, तो मैं उस पर टीका टिप्पणी करने की सामर्थ्य कहाँ रखता हूँ। लेकिन इन तीनों में ही तुला में, धनु में और मीन में अगर लग्न में शनि बैठ जाते हैं तो पूरा का पूरा बिगड़ जाएगा, पूरा बिगड़ जाएगा। आप खुद देख लीजिएगा, इन तीनों में से किसी में भी रख करके, किसी लग्न में चाहे कहीं भी रख करके, कि इसकी दृष्टि शनि की कहाँ कहाँ पड़ रही है, किस किस राशि में पड़ रही है, पूरा बिगाड़ देगा ये। मेष राशि में अगर बैठता है, पुनः मैं विषय पर आता हूँ, तो मेष राशि में बैठता है तो इसका बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है, नहीं पड़ता है। और ये गणितीय दृष्टि से भी सिद्ध है और फलित में तो थोड़ा गड़बड़ है। फलित में तो लोग तरह तरह का बताते हैं, करे वो तो शनि लग्न में हो गया, नीच का हो गया, तो वो तो दुष्ट हो गया, पापी हो गया, बहुत कुछ आता है। लेकिन गणितीय दृष्टि से देख लीजिए कि शनि अगर मेष लग्न में, मेष राशि में लग्न में बैठा हो तो उसका परिणाम बुरा नहीं होता है। शर्त ये है कि और भी ग्रह बुरे न हों। यही नहीं है कि केवल शनि बुरा है तो और भी ग्रह बुरे न हों। अगर और भी ग्रह बुरा फल देते हैं तो शनि बुरा फल देगा ही देगा, शनि तो बुरा फल देगा ही देगा। मान लीजिए शनि मेष में है, लग्न में बैठा है और मंगल उसके घर में बैठ गया उच्च का होकर के 10वें भाव में। तो 10वें भाव में जब मंगल बैठेगा तो उसकी चौथी दृष्टि विशेष पड़ेगी शनि पर, और शनि की जो है विशेष दृष्टि पड़ जाएगी मंगल पर। एक तो स्थान परिवर्तन हो गया, मंगल की दृष्टि भी पड़ गई, मंगल 8वें भाव का स्वामी हो गया, तो इसका तो बुरा प्रभाव पड़ना ही पड़ना है। ध्यान दीजिए, मंगल लग्नेश भी है, लेकिन ये ज्योतिष का नियम है कि जो कोई भी ग्रह होता है वह अपने सबसे अंतिम राशि, अंतिम भाव का ही फल देता है। कोई भी ग्रह है तो कुंडली में जहाँ बैठा है तो वो जो उस कुंडली में जो सबसे अंतिम घर होगा, लग्न के पहले जो अंतिम घर होगा उसी का फल देगा, कोई भी ग्रह हो। तो वैसे तो मंगल लग्न का होगा, लग्नेश हमेशा अच्छा माना जाता है, किंतु अगर अष्टमेश हो गया
तो वो अष्टमेश का फल देगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। भले चाहे कोई भी सामान्य नियम हो, आप किसी की भी कुंडली से देख सकते हैं, फल पे देख सकते हैं उसका फल क्या हुआ है। अब तक ये मेरा अनुभव ही रहा है, कई पता नहीं लगभग पता नहीं कितनी कुंडली में देख चुका, बना चुका, परिणाम देता है। देखिए, मैं अपवाद छोड़ के, कहीं एक अपवाद निकल गया तो मैं अपवाद की बात को छोड़ करके, कहीं अगर लाख 1.5 लाख में अगर एक का निकल गया तो वो छोड़ करके, अब इस शनि से राजयोग, तो शनि से राजयोग में मान लीजिए पंच महापुरुष कहते हैं कि लग्न में केंद्र में अगर कहीं मान लीजिए शनि मकर में या कुंभ में बैठ गया या तुला में बैठ गया तो पंच महापुरुष जो उसको महापुरुष योग उसका बन जाता है। तो महापुरुष योग बनता है, वो तो योग ठीक है, वो योग ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, उसमें तो उसको अच्छा फल मिलना ही मिल रहा है, चलिए ठीक है। अगर शनि इतना ही दुष्ट है तो उसको कहाँ से वो अच्छा फल मिलने का, लेकिन मिल रहा है। देखिए, महापुरुष योग हो जाने पर मिल ही रहा है। अभी अगर शनि, देख लीजिए, शनि अगर लग्न में मकर का हो, कुंभ का नहीं मकर का हो, क्योंकि हाँ अगर सूर्य से बाधित हुआ तो कुंभ का हो जाएगा, लेकिन सूर्य से बाधित नहीं हो तो मैं बोल रहा हूँ कि मकर का हो, लग्न में सूर्य मकर का हो, तो मेरी और बाकी ग्रह जो है कोई अशुभ न हो, और कोई ग्रह अशुभ ना हो, गुरु कहीं उल्टा सीधा ना पड़ जाए, शुक्र कहीं गलत जगह पर ना पड़ जाए, चंद्रमा कहीं गलत जगह पर ना पड़ जाए, गलत भाव में। तो मकर लग्न में शनि अगर लग्न में जाए तो उस व्यक्ति को राजा बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। धन संपदा, ऐश्वर्य, यश और बुद्धि, तकनीकी बुद्धि बहुत ज़्यादा होती है। मकर लग्न में शनि हो तो वह व्यक्ति तकनीकी बुद्धि वाला, ऐश्वर्यशाली और धन संपदा वाला होता है। अगर 10वें भाव में तुला मकर का पड़ जाए, वही बात, शासन में उसको उच्च स्थान मिलता है, यश संपत्तिशाली होता है। एक घर को छोड़ करके, कौन सा घर, कि अगर वो मेष राशि में चौथे में पड़ जाए, चौथे में पड़ जाए, लेकिन वो भी सिर्फ थोड़ा सा उसका बचता है, क्या चीज़, क्या क्या दोष देता है, और कोई दोष नहीं देगा, और कोई दोष नहीं देगा वो, तो एक दोष देता है, क्या, नपुंसकत्व का, नपुंसक बना देता है। शनि जब मेष राशि का हो करके और चौथे भाव में बैठ जाए तो नपुंसक बना देता है। सोच लीजिए, चौथा घर माता पिता, मामा मामी और सुख का है, लेकिन चौथे भाव में शनि को फिर क्यों कहा गया है कि नपुंसक बना देता है? क्या कारण है? नपुंसक बनाने का क्या मतलब है? नपुंसक का फल लोग क्यों कह देते हैं? आचार्य लोग चाहे ज्योतिष में क्यों कहा दिया जाता है कि चौथे घर में शनि नपुंसक बना देगा? इसके पीछे कारण है, चौथे भाव में मेष राशि पुरुष की होगी और पांचवें भाव में स्त्री की होगी। पांचवें भाव में स्त्री की होगी तो कौन सी राशि पड़ेगी? वृषभ राशि। वृषभ राशि स्थिर लग्न होती है, स्थिर राशि होती है। अब देख लीजिए कि शनि बैठा है मेष में, शनि की सीधी दृष्टि गई शत्रु भाव पर, मिथुन राशि पर, और उसके पीछे वाली जो 10वीं दृष्टि है वो कहाँ पर, वो कहाँ पर गई? लग्न पर, लग्न पर गई। कौन सा होगा उसमें? मकर का होगा, मकर, तो मकर पर उसका पड़ेगा, जो लग्न में मकर राशि होगी मकर पर पड़ेगी, सीधा पड़ेगा तुला पर। देख लीजिए,
सिर्फ एक छोटा सा वो देता है क्या, नपुंसकत्व का, बाकी उसका धन ऐश्वर्य संपत्ति और शारीरिक सुख उच्च हो गया। सिर्फ एक वो नपुंसकत्व का इसलिए देता है, उसके पीछे कारण क्या पड़ जाता है कि चौथा भाव जो है, जहाँ पर ये अभी मेष राशि का हम मानते हैं कि शनि बैठा है, चौथे भाव में मेष राशि का शनि बैठा है, तो नपुंसकत्व देने का क्या तात्पर्य है, उसके पीछे कारण क्या है? कारण ये है कि उसकी अगली राशियाँ, उसका अगला घर। देख लीजिए, मैं एक चीज़ आपको नहीं बताया कि दृष्टि ग्रहों की नहीं, राशियों की भी होती है। राशियों की भी दृष्टि होती है, राशियाँ भी देखती हैं एक दूसरी राशि को, जिसको मैं अभी जो मैं नहीं बताया हूँ। तो एक तो शनि नीच का चौथे भाव में, उसकी सारी दृष्टि पड़ गई कहाँ? पिता पर और शरीर पर, पिता पर और शरीर पर और शत्रु पर। शत्रु भाव को बिगाड़ा, पिता भाव और शरीर को बनाया, पिता भाव और शरीर को बनाया। और इस तरह से यह एक मातृपितृ भक्त, जबकि देखिए मैं, ये मेरा फिर उल्टा हो रहा है, विपरीत बता रहा हूँ। जो सामान्य आप सुनते हैं या आचार्य लोग बताते हैं, उसका विपरीत फल मैं बता रहा हूँ। ये बंदा मातृपितृ भक्त, पिता के यश को बढ़ाने वाला, ऐश्वर्य सुख संपत्ति देने वाला होगा, परिणाम स्वरूप यह सन्यासी होगा, यह सन्यासी होगा। अब वर्तमान परिप्रेक्ष्य में तो सन्यासी का कोई महत्व नहीं जाता, तो बस वही है कि ये नपुंसक होगा। यही नपुंसक से मतलब, आप इसको दूसरे भाव में मत लीजिए। नपुंसक का मतलब ये हो जाएगा कि यह इसका अपना अगला कुल चलाने नहीं चलेगा, संतान नहीं होगी। औरस पुत्र इसको कहते हैं कि इसके पास औरस पुत्र नहीं होगा, लेकिन शरीर स्वस्थ होगा, हृष्ट पुष्ट होगा शरीर से, माता पितृकुल को बढ़ाने वाला, पिता के यश को बढ़ाने वाला, राज प्रशासन में अच्छा ओहदा पाने वाला, धन संपत्ति इकट्ठा करने वाला, सब होगा। जबकि परंपरागत आचार्य लोग या ज्योतिषाचार्य लोग इसका विपरीत फल बताते हैं। तो इस तरह से शनि जो है राजयोग देता है, राजयोग देता है। पाप ग्रह, दुष्ट ग्रह है, पापी ग्रह है, लेकिन यह ग्रह है, और ये कुछ एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि इसको अशुभ होना पड़ता है, तो वो तो सबके साथ हो जाती है, वह तो सबके साथ हो जाती है। अगर 8वें भाव में मकर राशि का गुरु हो जाए, तो गुरु तो अच्छा शुभ ग्रह है, मकर राशि का हो जाए तो जीना हराम कर देगा वो। तो तात्पर्य कहने का ये कि ये राजयोग जाता है। अभी जो मैं मूल चीज़ बताया आपको, उस पर ध्यान दीजिएगा कि हमेशा चर राशि में पुरुष ग्रह, चर राशि में पुरुष ग्रह उत्तम फल देता है। चर राशि मेष, कर्क, तुला, मकर, ये राशियां पुरुष राशियां हैं, चर राशियां हैं, चर राशियां हैं। और पुरुष ग्रह में सूर्य, बुध, सूर्य हुआ सूर्य पुरुष, मंगल स्त्री, चंद्र स्त्री, मंगल पुरुष, बुध स्त्री, बृहस्पति पुरुष, शुक्र स्त्री, शनि पुरुष। तो ये जितने भी पुरुष ग्रह हैं, ये चर राशियों में हमेशा उत्तम फल देते हैं, सदा उत्तम फल देते हैं। ये भृगु सूत्रम मेरे शास्त्र, भृगु संहिता को तो मैं मानता नहीं, क्योंकि जो हमको अब तक मिले हैं प्रमाण, जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए से वहाँ भृगु संहिता है नहीं, लेकिन मैं चुनौती नहीं देता, अगर किसी के पास है तो है, चलिए ठीक है। लेकिन ये भृगु सूत्रम में भी स्पष्ट रूप से लिखा है, किसी वर्ष हो तो ओम शिवपुरी की लिखी हुई किताब है। किताब क्या लिखी है, मतलब उन्होंने संग्रह किया है, भृगु सूत्रम को उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है। तो शनि से आप भयभीत मत होइए,
शनि बहुत कम ऐसा होगा, स्थिति आ जाएगी जो किसी कारण से विपरीत फल देगा, वो भी किसी ग्रहों के आधिपत्य में पड़कर। नहीं तो शनि बहुत अच्छा फल देगा, इससे शनि से घबराने की ज़रूरत नहीं है। ओम नमः शिवाय।